Good morning, students. Today we are going to study the next chapter, that is rotational motion. Okay, so let's start this chapter. This is very important chapter. So first we are going to study some basic concept of this chapter, and then we will derive the derivations. So let's see the basic concepts of this chapter. You can see here kinematics of system of particles. So, system of particles can move in different ways as observed by us in daily life. To understand that, we need to understand few new parameters. So, students, रोटेशनल मोशन क्या होता है? आपने डेली लाइफ में बहुत से डिफरेंट टाइप के मोशंस देखे हुए हैं, जैसे कि आपने एक किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए देखा हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करते हुए देखा है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आपने देखे हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन करते हुए भी देखा है। ऐसे कौन से मोशन हैं जिनको रोटेशनल मोशन हम लोग बोलेंगे, और रोटेशनल मोशन की डिटेल स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन किसे बोलते हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, वैसे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था वहाँ भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बट यहाँ पे फिर से इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रोटेशनल मोशन को समझने के लिए। तो देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आपको यहाँ पे दो फिगर दिख रहे हैं, ओ ए बी, यहाँ पे पॉइंट्स डिनोट किए गए हैं, अगर आप इसको देख सकते हैं। ये फर्स्ट वन, ये है सेकंड, ठीक है। तो आप इन केसेस में देख सकते हैं, जो फर्स्ट केस जिसको नेम दिया जा रहा है वहाँ उसमें ए बी एक आर्क है जो कि किसी सर्कल का कोई छोटा सा पार्ट होगा, और वो पॉइंट ओ पे कुछ एंगल थीटा बना रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है, और ये एक पॉइंट ओ पे कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। इन दोनों केसेस में यहाँ पे एंगल को जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप थीटा फाई या फिर अल्फ़ा बीटा, थीटा 1 थीटा 2 भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे जनरली थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे दो फिगर हैं जिनमें कोई पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे इसका मोशन हो रहा है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में कोई पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखिए, एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ। तो अगर आप पॉइंट ओ को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, मीन्स पॉइंट ओ से सारे मेजरमेंट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ओ के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ए और बी के बीच का, उसी को यहाँ पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो एंगल ही जो कि ओ ए और ओ बी के बीच में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप अल्फ़ा बीटा थीटा फाई बहुत सारे नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग थीटा ही यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे थीटा लिखा गया है। आप थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। तो यहाँ पे हमें लगता है कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है। एक्चुअल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से
एंगल है, ठीक है। और हमने जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो अगर इन फिगर्स 1 और 2 में देखें तो ए बी हमारा जो है दोनों ही फिगर में वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल में जो ए बी फर्स्ट फिगर है, जहाँ पे फर्स्ट वाले फिगर में जिसमें कि ए बी एक कर्व है, तो एक्चुअल में ए बी कंप्लीट लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें ए से बी तक ऐसे, और वो हो जाएगा हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग अगर ये ए बी वेरी स्मॉल हो तो वहाँ पे जो हमारा ए बी है वो कर्व और स्ट्रेट लाइन इक्वल हो जाएगी फॉर वेरी स्मॉल के लिए। अदरवाइज आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सेकेंड वाली केस में अगर आप देखें ध्यान से तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन बी टू ए एक क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो एंगल से रिलेटेड है और उसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आपको लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी जानने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर समझ लेना चाहिए और वो है लीनियर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, लीनियर वेलोसिटी की डिफिनीशन हमें लगता है कि आप सभी को याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। बट एंगुलर वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग लीनियर वेलोसिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। तो लीनियर वेलोसिटी जब हमने पढ़ा था तो हमने डिफाइन किया था द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, या आप डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर वेलोसिटी के बारे में। अगर आपको लीनियर वेलोसिटी समझ में आ गई है तो आप एग्जैक्ट उसी की बेसिस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में आप एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप इस अपने स्टेटमेंट को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूनिट टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में। दोनों ही हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो सही होते हैं। एक हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी, या दूसरा हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। तो ये तो लीनियर के लिए। तो ऐसे ही आप दोनों ही टर्म में एंगुलर के लिए भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप चाहे तो खुद से डिफाइन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको देख सकते हैं, या फिर हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको नोट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, पहले तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो एक सिंपल सी डिफिनेशन है। या फिर आप बोल सकते हैं द एंगल ट्रेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इस फॉर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बेहतर स्टेटमेंट है, चाहे तो आप ऐसे ही लिखें द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का जो रेट है उसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास दो डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये है फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2। आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो कि ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा, या फिर आप बी से ए की तरफ ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे ए से बी की तरफ लेने जा रहे हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी चॉइस है। हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी की तरफ ट्रेवल किया और उसने थीटा एंगल बनाया। नेक्स्ट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल में ये
बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा एडिशनल चला। ये देखिए ये बी सी हो गया और ये डी थीटा जो है वो एडिशनल एंगल है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट डी थीटा ये चला है ये डी टी टाइम में चला है। स्टूडेंट डी टी मीन्स जब हम लोग डी यूज़ करके लिखते हैं जैसे कि डी एस, तो डी एस जो होता है वो वेरी स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही डी थीटा जो होता है हमारा वो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जो डी टी है वो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमें लीनियर वेलोसिटी लिखनी होती तो हमें पता है लीनियर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ पे हमें लिखना है एंगुलर वेलोसिटी। तो अब बताइए एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, तो आपका आंसर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस, तो यहाँ पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थीटा। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं ओमेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है ये ओमेगा का सिंबल है, ये वाला इसको बोलते हैं ओमेगा। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ये हमारी जो डिफिनीसन हो गई और ये जो हमारा फार्मूला हो गया ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, या इसको अगर हम कैलकुलस की फॉर्म में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसको पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पे ये डी डी टी जो हो गया वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और आप मैथमेटिक्स में भी जब पढ़ेंगे डिफ्रेंसीसन तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। डी डी टी जब एक साथ आता है तो वो एक तरीके का ऑपरेटर हो जाता है जो किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। हालांकि अभी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी भी आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका मीनिंग है कि एंगल में जो चेंज है जो कि डी थीटा है वो डी टी टाइम इंटरवल में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। तो आपको पता है कि जो एंगल है उसकी यूनिट है रेडियन, और जो डी टी जो है टाइम इंटरवल है तो इसकी यूनिट है सेकेंड। तो यहाँ पे अगर कंबाइन कर दें हम इन चीज़ों को तो आप देख सकते हैं एंगुलर जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट इसकी एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो जो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एक्चुअल में ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी कंडीशन में। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो देखते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, मतलब कि मुट्ठी बांध लेंगे, ठीक है। along with the बॉडी, और उसी के अंदर जो बॉडी है वो होनी चाहिए। मतलब एक पेन ले लीजिए और पेन को अपने राइट हैंड के पाम पे रखिए और सारे फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, ठीक है। देन राइट हैंड थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो पेन को टच करेगा आपका थंब और आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ होगा पेन की डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन बन रही है यहाँ पे जो थंब की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, एंगुलर वेलोसिटी की वो डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल है ये। इसकी हेल्प से आप ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है
उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इसको लीनियर वेलोसिटी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस देख सकते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपको लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से पता है तो आप आसानी से एंगुलर वेलोसिटी को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट, क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंट है तो इनकी यूनिट डिफरेंट है। आपको पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। क्योंकि टाइम की यूनिट दोनों में सेम है तो दोनों में ही यहाँ पे सेकेंड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट यहाँ पे डिफरेंट है। लीनियर के केस में ये मीटर होता है और एंगुलर के केस में ये रेडियन होता है, इसलिए वहाँ पे मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड यूनिट यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मोशन की जो एक्सिस है उसी पे होती है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, जहाँ पे हम लोग रोटेशनल मोशन की एग्जांपल्स देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक्सिस कहाँ पे है और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शंस किधर है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल आप समझ सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है, रोटेशनल मोशन का मीनिंग होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा हो इस तरीके से कि उसके सभी पार्टिकल जो हैं वो सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल से घूम जाते हों या रोटेट हो जाते हो, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो इसमें जो एक्सिस होती है जिसकी अबाउट ये रोटेशनल मोशन हो रहा होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज उसी एक्सिस पे होती है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो सकती है, और उसकी डायरेक्शन को आप राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में और भी हमें पढ़ना है डिटेल में, बहुत सारे एग्जांपल्स है तो हम समझ जाएंगे आसानी से कि ऐसी चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जिसको हमें जानना होगा रोटेशनल मोशन डिटेल में पढ़ने के लिए, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी पॉइंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दैट पॉइंट। देखिए ये है, तो ये डिफिनीसन लिखी हुई है, बट ये डिफिनीसन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लीनियर एक्सेलरेशन की डिफिनीसन याद है। तो अगर आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन पता है तो आप यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट तो आपने देख लिया। अब दोनों लीनियर और एंगुलर को कोरिलेट करते हैं। तो देखिए हम लोग जब लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि the rate of change of linear velocity with respect to time is known as linear acceleration. I am repeating the sentence. The rate of change of linear velocity with respect to time is known as linear acceleration. मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि लीनियर वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो एक लाइन में ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, और उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ गया 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में जितना चेंज आया उसकी वेलोसिटी में, मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड से वो 7 मीटर पर सेकेंड हो गई 1 सेकेंड में, तो इस केस में उसका जो उस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन रहा वो रहा 2 मीटर पर सेकेंड। अब ज़रूरी नहीं कि
हर बार 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का ही चेंज आए। ये चेंज और भी डिफरेंट हो सकता है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो भी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, डिफरेंट हो सकता है। बट किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जो कि टाइम इंटरवल सपोज 1 सेकेंड है या फिर बहुत स्मॉल है, उस केस में जो चेंज आया उसको हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन बोल रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या चीज़ है। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज आता है उसको हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, उसी को बोलते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जब लीनियर पढ़ते हैं तो लीनियर में जो हमारा एक्सेलरेशन है उसको हम लोग दिखाते हैं ए, और ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं डी वी बाई डी टी लिखते थे वहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको याद होगा ये है लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपको लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में पता है तो आप बहुत ही आसानी से एंगुलर एक्सेलरेशन को इसी बेसिस पे लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन को जो हम डिनोट करते हैं वो है हमारा लेटर अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारी जो वेलोसिटी है जिसमें चेंज आएगा वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, उसमें चेंज आएगा, इट मीन्स हम उसको लिखेंगे डी ओमेगा। डी ओमेगा मीन्स वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन कितने टाइम में, तो हमें बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज करना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डी टी। तो टोटल अगर हम लोग अपने फार्मूले के बारे में देखें तो हमारा फार्मूला है अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इस फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो इस फार्मूले में जो अल्फ़ा है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, डी ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और डी टी टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फार्मूला क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए ये फार्मूला है, ठीक है। ये एक कर्व केस है जहाँ की ऑब्जेक्ट हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ए टू बी ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें जो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में जो ये डी ओमेगा है, यहाँ पे आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये चेंज इन वेलोसिटी की अगर बात करें, वेरी स्मॉल टाइम डी टी टाइम में अगर इसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आ जाए तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो सपोज अगर डी ओमेगा हो तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहाँ पे दो फिगर्स दिए गए हैं, एक कर्व है और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। दोनों ही केसेस में यहाँ पे एक्चुअल में वेरी स्मॉल जो हमारा मोशन होता है, अगर उसका जैसे कोई सर्कुलर मोशन है उसका बहुत ही स्मॉल पार्ट लिया जाए तो उसको हम लोग लीनियर ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि उस केस में कर्व और लीनियर डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होते हैं, मतलब लगभग सेम ही होते हैं। तो उस केस में यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा क्यों लिखते हैं, बार बार बताया जाता है। डी जहाँ भी हम अप्लाई करते हैं उसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल चेंज, इतना स्मॉल जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, और डी टी मीन्स उतना स्मॉल टाइम इंटरवल जितना आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये है अल्फ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिंपली आप याद रखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसे याद करेंगे। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मीन्स डी ओमेगा एंड टाइम इंटरवल मीन्स डी टी। अब आते हैं यूनिट की तरफ। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो डी ओमेगा है जो कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है उसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, और उसके बाद हमने फिर से डी टी से डिवाइड किया हुआ है, तो इट मीन्स ये जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा डी ओमेगा बाई डी टी, जिसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
तो ये तो यूनिट हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब इसके बाद देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही जो एक्चुअल में हमारा लीनियर और जो एंगुलर दोनों ही एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते थे हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है कि हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से प्रेजेंट करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को यस से डिनोट करते हैं, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप इन सभी की हेल्प से रोटेशनल मोशन के लिए भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लीनियर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखा है, बट आपको पता होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, कौन से टाइप के मोशन के लिए वो अप्लाई होता है। तो आपको पता है कि जो आप यूज़ करते हैं, जो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, उसमें एक कंडीशन होती है कि अगर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन है, तो आप कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन उसके लिए लिख सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि वेरियस टाइप मोशंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है, यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन में जो फर्स्ट है वो है ट्रांसलेशन मोशन। स्टूडेंट्स एक्चुअल में इस चैप्टर में हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना है, पर हमें डिफरेंस जानने के लिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन मोशन जानना होगा। तो देखो एक्चुअल में जो हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं जिसको, उससे रिलेटेड ही ट्रांसलेशन मोशन है, बट इसकी थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं हम क्या है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, सिस्टम इज सेड टू बी ट्रांसलेशन मोशन इफ ऑल द पार्टिकल्स लाइंग इन द सिस्टम हैव सेम लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके बहुत सारे पार्टिकल दिख रहे हैं, 1 2 3, ये सभी पार्टिकल आपको दिख रहे हैं। अगर इन सभी पार्टिकल की, ये ऑब्जेक्ट सपोज राइट साइड में मूव कर रहा है और ये सभी पार्टिकल सेम स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, वो रोड पे ट्रेवल कर रही है, तो क्या कार के सभी पार्टिकल की स्पीड उसी डायरेक्शन में सेम है? अगर है तो उस मोशन को ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसमें सपोज कर लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो निश्चित है कि उसके सभी पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब अगर उसके सभी पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो ट्रांसलेशन मोशन है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सभी पार्टिकल किसी दिए गए टाइम इंटरवल में डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रॉड है एक्चुअल में, और रॉड के डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में एक ही लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो इसका मोशन है ये ट्रांसलेशन मोशन है, क्योंकि ये उस क्राइटेरिया को या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें ये बोला जाता है कि अगर किसी सिस्टम के सभी पार्टिकल सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो मोशन होगा ट्रांसलेशन। लेकिन ये मोशन स्ट्रेट लाइन में भी होना चाहिए, इन चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे।
तो आई होप कि यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन मोशन समझ में आ गया है क्या होता है। आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आया होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ मोशन में आपको ट्रांसलेशन मोशन समझ में आया होगा। एक्चुअल में ट्रांसलेशन मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन से ही रिलेटेड है, बट इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन मोशन भी समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं ये टॉपिक है रोटेशनल मोशन, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।